हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट 2025 के बारे में। तो नीट 2025 का पेपर कैसा होने वाला है, किस तरीके से वो काम करने वाला है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, या फिर पेपर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या जेई मेंस के अकॉर्डिंग होगा, जेई एडवांस की तरह होगा, क्या इसमें होगा, क्या पेपर टफ होगा, इजी होगा, एज लिमिट कितनी रहेगी, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके लिए फिक्स कर दिए जाएंगे, क्या नंबर ऑफ पेपर्स यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होंगे। इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी बातों को ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको कौन सी बात रिलेटेबल लगी है, वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो में मैं अपनी तरीके से जो चीज़ें मुझे लगती है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। कुछ सोल्यूशन है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से और आराम से इस वीडियो को सुनना, जब आपके पास टाइम हो तब इसको सुनना, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या अपन इसमें कर सकते हैं। जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हर तरीके की वीडियोस इस टाइम में देख रहे होते हैं कि नीट 2024 में हमारे साथ क्या हुआ था और उसके बेसिस के ऊपर नीट 2025 में इसके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। उन सभी के बारे में आप सब परेशान हो। क्या एक बेस्ट मेथड होना चाहिए पेपर कंडक्ट करवाने का, या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अब मैं सोच सकता हूं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा रिलेटेबल बातें मैं आपके साथ करता हुआ यहाँ पर दिखूंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। इससे पहले 2024 में स्टूडेंट अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, तो आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। उसके लिए मैं आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो चलो वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं क्योंकि एनटीए ने एक कमेटी बनाई थी, 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। तो उस कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कमेटी ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि पेपर हाइब्रिड मॉडल अब पर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया है। यानी कि कमेटी एनटीए को बता रही है कि आप पेपर हाइब्रिड मॉडल पे करिए। अब हाइब्रिड मॉडल क्या होता है कि पेपर स्टूडेंट के सामने स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होगा, बट वो ओमार फिल कर रहे होंगे ऑफलाइन। यानी कि ओमार उनके हाथ में होगी बट पेपर नहीं होगा, पेपर होगा कंप्यूटर में आपके उनके सामने। तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, क्यों? इसका मैं सीधा सा सिंपल आपका रिप्लाई मैं आपको कर देता हूं कि पेपर अगर हाइब्रिड मॉडल पे होगा, यानी कि पेपर अगर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है और ओमर आपके हाथ में है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर पेपर आपका अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर, इसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट के पास में एक कंप्यूटर है, क्योंकि हर कंप्यूटर के ऊपर ही तो अलग अलग आप स्टूडेंट बैठेंगे ना। तो एक एक कंप्यूटर के ऊपर 10 स्टूडेंट तो नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये है कि उसी कंप्यूटर के अंदर तो ये एग्जाम जो थी ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा सकती थी बिना ओमार हाथ में दिए। यानी कि ये तो कंप्यूटर के अंदर ही दोनों चीजें हो सकती थी, क्योंकि अगर पेपर कंप्यूटर में अवेलेबल है तो ओमार भी अवेलेबल हो सकती थी, तो वहां पर इसको इजीली फिल किया जा सकता था। एग्री इस बात से करते हो तो मुझे लाइक कर देना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि हाइब्रिड मॉडल है वो नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो मुझे जरूर बताइए। क्योंकि अगर पेपर कंप्यूटर में अवेलेबल है, एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं कि अगर पेपर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है तो ओमार भी अवेलेबल हो सकती थी। तो पेपर अवेलेबल है यानी कि दोनों चीजें एक साथ हो सकती थी कंप्यूटर के अंदर ही। और कहने का मतलब यह है कि एनटीए ऐसा बोलता है कि 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इतने ज्यादा कंप्यूटर हमें अवेलेबल नहीं करवा सकते। तो अगर नहीं करवा सकते तो फिर हाइब्रिड मॉडल पे ऊपर हर एक स्टूडेंट को आप पेपर कैसे प्रोवाइड करवा दोगे? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। दूसरी बात आती है पेपर अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स करना चाहिए, जैसे कि 2 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स। ये ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। क्यों मैं मानता हूं इसका मैं रिप्लाई दूंगा, बट ये चीजें सही नहीं है। इससे स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आगे नोट किया हुआ है, बट एक कमेटी ने जो सजेस्ट किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको डिनाई कर दिया है कि ये मुझे लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए। ये बताना पेपर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, ये भी मुझे सही नहीं लगता कि अगर अटेम्प्ट्स आप फिक्स कर दोगे तो एक स्टूडेंट के ऊपर अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा कि अगर मैंने इसको क्लियर नहीं किया नीट को तो मुझे मेरे गांव में या फिर मेरे शहर में सब लोग यही बोलेंगे कि ये डॉक्टर साहब आ गए हैं जिनसे नीट क्लियर नहीं हुआ है। हर साल उनको ये दिक्कत रहेगी। इसका मतलब ये है, दोनों तरफ इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा आगे मैं समझाऊंगा आपको। तीसरी बात करते हैं डिजिटल मेथड ऑफ पेपर ट्रांसफर टू द सेंटर। अब
पेपर जो कि आपको पता है कि 2024 में एक पेपर जहां से प्रिंट होता है वहां से लेकर जितने भी सेंटर्स बनाए गए थे वहां तक पहुंचाने के बीच में पेपर में गड़बड़ी हुई थी और इसी के चलते वहां पर पेपर लीक हुआ था। तो इसको ये बोला गया है कि पेपर को डिजिटल ट्रांसफर किया जाए, कि पेपर को डिजिटल तरीके से ट्रांसफर किया जाए सेंटर्स के ऊपर। ये चीज थर्ड वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा बहुत रिलेटेबल लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन दूसरी दिक्कत ये आती है कि अगर पेपर को डिजिटल तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा सेंटर पे, तो इसका मतलब है कि उस सेंटर पे वो पेपर बनेगा और सेंटर पे पेपर बनेगा, तो इसमें ज्यादा चांसेस है गड़बड़ी होने की। अब क्यों ये चीजें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे इसको एलिब्रेट करूंगा, बट यहाँ पर भी पूरी अथॉरिटी या फिर पूरा तरीके से बिलीव नहीं हो रहा कि अगर सेंटर पे पेपर बनेगा, इसका मतलब ये है कि हर सेंटर पे कोई ना कोई स्टाफ लगाना पड़ेगा आपको पेपर बनाने के लिए भी, और इसके अलावा फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए भी एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इसका सीधा सा बर्डन जाएगा स्टूडेंट्स के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और जो पेपर का तरीका है उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो पेरेंट्स को भारी पड़ेगी, और ये चीजें स्टूडेंट्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है, गलती जहां जिनकी है उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। कैसे करेंगे वो आगे मैं इसका रिप्लाई आपको करूंगा, बट ये चीजें हैं तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ। चौथा पॉइंट जो कमेटी ने सजेस्ट किया है कि पेपर कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द जेई एग्जाम, तो जेई की एग्जाम जो कंडक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग करवानी चाहिए। जैसे कि जेई का एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है, जैसे कि जो हाइब्रिड मॉडल का एग्जांपल मैंने देख के बताया, या फिर कमेटी ने सजेस्ट किया हाइब्रिड मॉडल, तो वही चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई है कि जेई की तरह एग्जाम करवाया जाए। तो जेई तो ऑनलाइन ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग पारियों में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए, जिस तरीके से जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इन सभी की क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट जो कमेटी ने बताए हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। दूसरी बात आती है कि एनटीए का परमानेंट स्टाफ होना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कमेटी ने कि एनटीए का परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसका क्या सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर एनटीए का परमानेंट स्टाफ होगा तो उसको यही लगेगा कि सारी चीजें मुझे ही करनी है, तो मैं इसको जो मर्जी हो, या फिर मुझसे गलती भी होगी तो भी मैं ही रहूंगा, अगर मुझसे गलती ना होगी तो ना ही हुई तो भी मैं ही रहूंगा। इसका मतलब ये है कि गलती करके भी चीजें अगर अपने फेवर में हो रही हैं तो क्यों ना गलती कर ली जाए। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट जो मुझे लगता है मैं आपको वो बता रहा हूं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे हाईलाइट पॉइंट मैंने बताए हैं। अब तीसरी बात आती है कि पेपर को टफ बना दिया जाए। क्या किया जाए, टफ रखे, इजी रखे। और एक बात तो आप सबको जानते ही हो कि 200 क्वेश्चन हुआ करते थे, नीट 2023-4 में भी हुए थे, 3 में भी हुए थे, बट इन 200 क्वेश्चंस की जगह पे अब 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छा स्टेप है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा, इसके अलावा एक अलग बर्डन नहीं रहेगा, उनको एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि उनका फोकस थोड़ा सा इधर उधर ना रहे। चलो अभी बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके। तो ये सॉल्यूशंस मेरी तरफ से है, अगर आप कौन से सॉल्यूशन से ज्यादा एग्री करते हो वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, जो मुझे लगता है मैं वो सिर्फ वह बता रहा हूं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि प्री नीट होना चाहिए और एक मेन नीट होना चाहिए, जैसे कि जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। तो जैसे कि कमेटी ने बताया कि जेई की तरह एग्जाम होना चाहिए, तो एग्जैक्टली मैं उसी बात पे इस पे एग्री करूंगा कि ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्री नीट करवाते हो तो इसको आप ऑफलाइन कंडक्ट करवा सकते हो, जो कि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा होंगे, जैसे कि अपन देखते हैं कि 23 से 24 या फिर 25 लाख स्टूडेंट अपन एवरेज मान लेते हैं एग्जाम देते हैं, तो वो सारे ऑफलाइन देंगे। अब 25 लाख स्टूडेंट में से आधे भी ऐसे नहीं होते जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो यानी कि ये 25 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है, जो कि एक पॉसिबल सिनेरियो है, ऐसा मैंने बताया है। दूसरी बात आती है जेई मेंस, तो इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 लाख या फिर 10 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैं एक बहुत बड़ा नंबर लेके चल रहा हूँ कि 10 से 12 लाख, या फिर ये मान के चलो कि जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे नीट प्री में, उससे आधे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे जेई मेंस में। तो इनके लिए सिस्टम अवेलेबल करवाना आसान है, जो कि जेई मेंस के स्टूडेंट जो कि 10 से 12 लाख होते हैं उनके लिए अवेलेबल है, तो नीट के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि मुझे जरूर बताइए। तो प्री नीट होने से क्या होगा कि वो स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि फॉर द सेक ऑफ नीट एग्जामिनेशन देने के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, कंपटीशन वाले आपसे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आते आते सभी वो स्टूडेंट रहेंगे जो कि रियली में नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ आता हो। पर एग्री करते हो तो लाइक कर देना। दूसरी बात आती है, जो मेरा सॉल्यूशन है कि पेपर लेवल थोड़ा टफ होना चाहिए, थोड़ा सा, लेकिन एनसीईआरटी से बेस्ट होना चाहिए।
अगर पेपर को टफ कर दोगे तो मैं समझता हूं कि पेपर टफ उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने पढ़ा नहीं है। जिसने पढ़ा है वो चीज़ उसके लिए टफ नहीं हो सकती, जिसने नहीं पढ़ा है वही चीज़ टफ लगती है। जैसे कि आपको ये पूछ लिया जाए, आपके सामने से कोई बस आ रही है, तो उस बस में यानी कि बस आपके पास अगर पहुंची है तो आपको ये पूछ लिया जाए कि बस का कलर कौन सा है, तो सभी स्टूडेंट आपने जिसने उस बस को देखा है बता देंगे कि बस का कलर व्हाइट था, ब्लैक था, जो भी था। बट आपको अगर ये पूछा जाए कि उस बस के अंदर कितने लोग बैठे थे, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट क्वेश्चन तो वही था, बस किससे रिलेटेड ही था, बट ये टफ हो जाएगा। बट वो स्टूडेंट जिसने कि बस रुकने के बाद में उन सवारियों को भी गिना या फिर जो उन जितने भी पैसेंजर्स थे उनको भी काउंट किया, उसका मतलब है कि उसने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया, तो उसके लिए वो चीज़ टफ नहीं होगी, वो बड़े आसानी से उसका आंसर दे देगा। तो ये मेरा मानना है कि पेपर लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो कि रैली में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पेपर कोई भी टफ नहीं होगा। अगर टफ बढ़ा देंगे तो कट ऑफ जो है वो 650 से नीचे आ जाएंगी, थोड़ा सा नीचे, जहां पर स्टूडेंट अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे। दूसरी बात आती है, मेरा थर्ड पॉइंट है एज लिमिट या फिर पेपर लिमिट से स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि एज लिमिट अगर बढ़ा देंगे तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे कि किसी अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए उसके फादर ने उसके साथ नीट का एग्जाम क्लियर किया। ऐसे एग्जांपल्स आपने बहुत बार देखे होंगे जब नीट का रिजल्ट आता है, उससे पहले भी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है, और ये तभी हो पाया जब एज लिमिट नहीं हुई। अब उस फादर को तो एग्जाम यानी कि नीट का नहीं, मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं लेना था, बट वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, उसके साथ में स्टडी करवाने के लिए ये चीज़ कर रहे थे, और ये तभी पॉसिबल हुआ जब एज लिमिट नहीं थी। अगर नहीं होती तो ऐसा नहीं हो पाता, उनका बेटा हो सकता था डॉक्टर ना बन पाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एज लिमिट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है वो भी मुझे जरूर बताएं। पेपर लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लिमिट हो जाएगी तो स्टूडेंट के ऊपर एक अलग प्रेशर रहेगा कि अगर मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गांव से होते हैं और वो ये सुन के आ रहे होते हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ना होता है, और गांव में जब किसी को वो बताते हैं उनके पेरेंट्स या फिर वो कि मैं डॉक्टर बनने के लिए जा रहा हूं, तो वो उनका मजाक ही बनाते हैं कि तू क्या ही डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने वाले अलग ही होते हैं। तो वो स्टूडेंट क्योंकि गांव से हैं या फिर उनका सपना है डॉक्टर बनना, तो अगर उनके लिए पेपर लिमिट लगा दी जाएगी तो वो अपना सपना साकार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 3 लिमिट्स हो, 3 लिमिट्स में वो फेल हो गया, तो सोच के देखो कि उसका क्या मेंटल प्रेशर होगा। तो उसको हर साल यानी कि पूरी लाइफ टाइम ये ताने सुनने पड़ेंगे कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, जबकि वो चाहकर भी डॉक्टर नहीं बन सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। फादर और बेटे का एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। पेपर लिमिट्स का मैंने समझा दिया, अलग प्रेशर एडेड रहेगा स्टूडेंट के ऊपर। नेक्स्ट सॉल्यूशन आता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो थोड़ा सा मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। पेपर सेफ्टी। अब इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पेपर की सेफ्टी को हाई कर दिया जाए। पेपर की सेफ्टी को हाई कर सकते हैं ताकि पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जो कि 2024 में हुई वो होगी ही नहीं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अलग से बहुत सारा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी के लिए अपने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जितने भी फोर्सेस हैं उनको आप यूज कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उसको, ताकि पेपर सेफ रह पाए। तो इसमें ना तो आपको किसी सेंटर के ऊपर पेपर बनाने की जरूरत है, ना ही किसी सेंटर के ऊपर एक्स्ट्रा स्टाफ रखने की जरूरत है, ना ही प्रिंटिंग मशीन लगाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस आपको सिक्योरिटी हाई करनी है और रिलायबल पर्सन्स को लगाना है ताकि आपकी चीज़ें सही हो जाएं। अब जैसे कि मैंने बताया कि एनटीए का स्टाफ परमानेंट नहीं होना चाहिए, इसका मैंने एग्जांपल दिया क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं इसका जो आंसर है वो ये दूंगा, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं ये देने वाला हूँ कि अगर स्टाफ को ये पता रहे कि एनटीए में अगर आप हो, किसी भी बड़ी लेवल पे एग्जाम हो रही है, तो उसका लिमिट होना चाहिए 2 से 3, यानी कि 3 साल का उनका टेन्योर होना चाहिए कि 3 साल तक जो कैंडिडेट है, जो भी काम कर रहे हैं एनटीए में, वो अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको एनालाइज किया जाएगा 3 साल के बाद में कि ये यहाँ पर रहने लायक है या फिर नहीं है। अगर तो वो सारा काम सही करते हैं तो उनके पास भी एक मोटिवेशन रहेगा कि आपका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि आपका प्रमोशन भी होगा, प्लस इसके साथ में आपका ये भी रहेगा, परफॉर्मेंस भी चेक होगी। तो ऐसा अगर कर दिया जाए उन स्टाफ्स के साथ में, तो आप देखो कि चीज़ें कितनी बेस्ट हो सकती हैं। अगर आप ये रखोगे, परमानेंट रखोगे, तो उनको तो किसी चीज़ का कोई डर रहेगा ही नहीं कि हमारी परमानेंट है, हमें कोई हटा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा एग्जांपल है, हालांकि मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट ये सॉल्यूशन मैंने थोड़े से देने की आपको कोशिश की है। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आपको बेटर लगता है? और एक बात जरूर ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर इस साल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में यह लागू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नीट 2025 का एग्जाम 2024 की तरह ही होगा, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान फोकस करो और जो चीज़ें आप बेस्ट कर सकते हो वो करिए। ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा इन सभी बातों का, वो 1-2 साल इस पर लगेंगी, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए।
मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से सारी अपडेट प्रोवाइड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करी होगी इस चीज़ को समझने में। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके लिए मुझे कमेंट कर देना या फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वो स्टूडेंट जो कि 2024 का एग्जाम में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाया और अभी भी चाहते हैं कि उनको कॉलेज मिले तो कॉन्टैक्ट मुझे कर लीजिए। आपको हम बताएंगे कि कहाँ पर MBBS अभी भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर है। जितनी जल्दी कॉन्टैक्ट करोगे उतनी ही बेटर क्वालिटी या फिर कॉन्टेंट के साथ में आपको हम चीज़ें शेयर कर पाएंगे और आपको अपडेट कर पाएंगे। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि चैनल ग्रो हो पाए। जय हिंद, जय भारत।